हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक बहुत ही शानदार वीडियो में। और आज का जो वीडियो होने वाला है उसमें अपन बात करने वाले हैं हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में। ये जो स्टॉक है दोस्तों आईटी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड और इसका जो कंसल्टिंग से रिलेटेड जो काम होता है उस सेगमेंट के अंदर ये स्टॉक जो है काम करता है। और 856 रुपये के ऊपर स्टॉक की करंट प्राइस चल रही है। इस स्टॉक के अंदर आपको बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, करंट टाइम के अंदर इसकी सिचुएशन कैसी चल रही है, इसके बारे में क्या लेटेस्ट न्यूज़ आई है, इसके अलावा आपको इसके फंडामेंटल टेक्निकल उसको चार्ट को अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो के अंदर आपको इस स्टॉक के बारे में डिटेल से जानकारी मिलेगी। साथ में आपको ये भी पता चलेगा कि आपने अगर स्टॉक के अंदर होल्डिंग कर रखी है तो आपको क्या डिसीजन लेना है अब। इसके अलावा अगर आप फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो आपको क्या डिसीजन लेना है। और जिन्होंने इसके अंदर होल्डिंग कर रखी, क्या उनको और ज़्यादा बाय करना चाहिए या उनको सेल कर देना चाहिए, या फिर और थोड़े से पैसे और डाल के और ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ा लेनी चाहिए। तो सारी चीज़ों के ऊपर आपको डिटेल से समझ में आने वाला है। इसके रेजिस्टेंस, सपोर्ट, टारगेट वगैरह क्या रहने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। और सबसे पहले अपन इसके बात कर लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। और फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर अपन को कुछ भी नहीं देखना है, सिंपल इसका मार्केट कैप वगैरह सबसे पहले देखते हैं। तो 13,034 करोड़ का इसका मार्केट कैप चल रहा है। मैंने आपको बता रखा है कि 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में अगर मार्केट कैप है तो वो मिड कैप की कंपनी कहलाती है। तो बेसिकली ये मिड कैप की कंपनी है। इसकी जो फेस वैल्यू चल रही है 2 के ऊपर चल रही है, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं, नॉर्मल फेस वैल्यू है। इसके बाद में बुक वैल्यू पर शेयर के ऊपर 54.36 चल रही है, ये भी बहुत ही अच्छी है। इसके बाद में सेक्टर का जो पी चल रहा है 37.52 के ऊपर चल रहा है, ये ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल सेक्टर पी है। पी रेशियो 15 के ऊपर चल रहा है, ये थोड़ा सा कम है। और वहीं पे स्टॉक का जो पी चल रहा है वो 53 के ऊपर चल रहा है। तो हालांकि ये बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसके सेक्टर के पी के कंपैरिजन में स्टॉक का पी कम होना चाहिए। ईपीएस की अगर बात करूँ तो 15.96% ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर 3% की इसके अंदर बढ़ोतरी हुई है। अच्छा, इसने ऑल टाइम का जो हाई लगाया था 1580 रुपये के ऊपर लगाया था और करंट टाइम में 840-52 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। इस स्टॉक के चार्ट को भी अपन एनालाइज करेंगे आने वाले टाइम में, लेकिन अभी के टाइम में इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो होल्डर है वो इसके अंदर है फ्लूटस वेल्थ ने। इसके अंदर 3.61% की इसके अंदर होल्डिंग कर रखी है। यहाँ पे इसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट को अपन बाद में समझेंगे, एक बार चार्ट को समझेंगे ताकि आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ पे अगर आप इसके वॉल्यूम को अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम देखिए 3 लाख का वॉल्यूम इसके अंदर आज के दिन ट्रेड हुआ था। जब लास्ट मार्केट क्लोज हुआ था उससे एक दिन पहले 4 लाख का हुआ था। और यहाँ पे देखिए कि मंथली इसका जो वॉल्यूम है 5 लाख तक ट्रेड हुआ है। 9 लाख का वॉल्यूम एक वीक के अंदर ट्रेड हुआ है। तो वॉल्यूम के अंदर कमी आई है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये होता है सिंपल कि वॉल्यूम के अंदर अगर कमी आ रही है तो स्टॉक का जो ट्रेंड चल रहा है वो अब ट्रेंड जो है कम होने वाला है या फिर ख़त्म होने वाला है। इस स्टॉक के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उसको आप देखिए। ये जो न्यूज़ के बारे में बताया वो कोटक इक्विटी फंड ने बताया। यानी कोटक इक्विटी फंड ने इस सेक्टर के बारे में क्या है कि एआई सेट टू ट्रांसफॉर्म इंडियन आईटी इंडस्ट्री। इंडियन आईटी इंडस्ट्री जो है वो जो है उसको एआई जो सेक्टर है वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करके रख देगा। यानी कि जो अभी का जो एआई सेक्टर है उसको पूरी तरीके से बदल के रख देगा। इसके बाद में बट मार्केट ऑब्वियसली टू रिस्की, यानी कि इसके अलावा भी जो ये मार्केट है आईटी सेक्टर का बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। क्योंकि इस टाइम पे नया इनोवेशन कौन सा हो जाए, वो पुराने इनोवेशन को कैसे दबा दे कुछ भी पता नहीं चलता है। तो आईटी सेक्टर के जो भी स्टॉक है उनको या फिर जो भी कंपनियां हैं उनको टाइम के साथ बहुत ही तेज़ी से बदलना ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये जो सेक्टर है, जो कंपनी अभी टॉप पे चल रही है वो कब नीचे आ जाए, जो नीचे चल रही है वो कब टॉप पे चल जाए, इसका कोई भी भरोसा नहीं है। तो ये सेक्टर बहुत रिस्की है, लेकिन इसका पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। ये तो हो गई स्टॉक के लेटेस्ट न्यूज़ की बात। अपन इसके फाइनेंशियल और एनालाइज कर लेते हैं। और फाइनेंशियल के अंदर अपन को सबसे पहले रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। एनुअल बेस के ऊपर रेवेन्यू की बात करूँ तो 1033 करोड़ का रेवेन्यू 2022 में जनरेट हुआ था, वो बढ़ के 1332 करोड़ का रेवेन्यू हो गया। तो रेवेन्यू के अंदर तगड़ी बढ़ोतरी हुई है सालाना बेस के ऊपर। क्वार्टर बेस के ऊपर रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो 370 करोड़ का सितंबर क्वार्टर में था और वो अभी भी बना हुआ है। यानी कि 370 करोड़ का रेवेन्यू अभी भी होगा है। तो रेवेन्यू के अंदर कुछ भी इजाफा नहीं हुआ है। हालांकि जून क्वार्टर की तुलना में सितंबर और दिसंबर क्वार्टर अच्छा गया है इसका। नेट प्रॉफिट को अगर अपन और देख ले क्वार्टर बेस के ऊपर तो प्रॉफिट के अंदर बढ़ोतरी हुई है। हालांकि 54 करोड़ का जो सितंबर क्वार्टर के अंदर इसका प्रॉफिट था वो बढ़ के 79 करोड़ का हो गया। तो ये एक पॉजिटिव बात है स्टॉक के लिए। वहीं पे नेट प्रॉफिट को अगर अपन एनुअल बेस के ऊपर देखें तो उसके अंदर भी बढ़ोतरी हुई है। तो रेवेन्यू और प्रॉफिट के बेस पे तो ये स्टॉक बहुत ही अच्छा चल रहा है इस टाइम के ऊपर। और उसके अलावा जो उसके ऊपर के मैंने जो फाइनेंशियल बताया तो उसके बेस पे भी ये स्टॉक अच्छा है।
अब अपन स्टॉक की इनकम स्टेटमेंट को देख लेते हैं और इनकम स्टेटमेंट के अंदर टोटल सेल्स को देखना रहता है। तो 370 करोड़ की सेल्स सितंबर क्वार्टर में हुई थी और अभी भी 370 की हुई दिसंबर क्वार्टर के अंदर। और वहीं पे इसके EBITDA वगैरह का आप देख लीजिए, टोटल एक्सपेंस भी यहाँ पे बढ़ा हुआ है। नेट प्रॉफिट जो है 54 करोड़ का जो पिछले क्वार्टर में था वो दिसंबर क्वार्टर में 79 करोड़ का हो गया। तो प्रॉफिट के अंदर भी बढ़ोतरी हुई है। इसकी बैलेंस शीट को और देख लेते हैं। और बैलेंस शीट के अंदर अपन को करंट के एसेट और करंट की लाइबिलिटी को देखना बहुत ज़रूरी रहता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे करंट की लाइबिलिटी की बात कर लेता हूँ। तो लाइबिलिटी को आप देखिए कि करंट की जो लाइबिलिटी है 338 करोड़ की लाइबिलिटी पिछले साल थी और अभी 548 करोड़ की हो गई है। यानी कि लाइबिलिटी के अंदर बढ़ोतरी हुई है। लाइबिलिटी के अंदर बढ़ रही है उसकी चिंता नहीं, लेकिन उसके साथ में एसेट का भी बढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो एसेट को अगर अपन यहाँ पे देखें तो 903 करोड़ के एसेट यहाँ पे पिछले साल थे और अभी के टाइम में 1034 करोड़ के एसेट हो गए। यानी कि लाइबिलिटी के कंपैरिजन में जो एसेट है वो ऑलमोस्ट डबल है। तो ये भी एक पॉजिटिव बात है स्टॉक के लिए। यहाँ पे इसके कैश फ्लो को और आप देखेंगे यहाँ पे तो नेट कैश फ्लो जो है वो नेगेटिव के अंदर चल रहा है। तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। बाकी तो इसके फाइनेंशियल तो मुझे अच्छे ही लगे। प्रमोटर की होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो 50.24% की प्रमोटर की होल्डिंग चल रही है। पब्लिक की होल्डिंग भी 40% की चल रही है। FII की होल्डिंग 5% है और DII की जो होल्डिंग है 2.41% है। अच्छा, प्रमोटर की जो होल्डिंग है 53.25% की दिसंबर 2022 के अंदर थी और अब वो कम होकर 50.24% की हो गई। यानी कि ऐसा क्या हुआ इस कंपनी के अंदर कि प्रमोटर लगातार इसकी कंपनी के जो शेयर है उनको बेचते जा रहे हैं। ये एक नेगेटिव पॉइंट मान सकते हैं अपन यहाँ पे कि जो प्रमोटर की होल्डिंग है सितंबर क्वार्टर में जहाँ पे 51% थी वो 50% रह गई है। तो प्रमोटर की होल्डिंग कम होती जा रही है। और यहाँ पे जो गिरवी रखे प्लेज पड़े हुए जो स्टॉक है, यानी कि प्लेज जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो बढ़ती जा रही है लगातार। तो ये एक नेगेटिव बात है इस कंपनी के लिए कि प्रमोटर अपने स्टॉक को कम करते जा रहे हैं और अपने जो स्टॉक गिरवी रख रहे हैं उसको बढ़ाते जा रहे हैं। कंपनी को शायद बैंक की तरफ से लोन नहीं मिला होगा तो उसकी वजह से कंपनी को अपने स्टॉक जो है उनको गिरवी रखना पड़ा है। तो स्टॉक अगर गिरवी रख रही है कोई कंपनी, आप भी खुद के घर के ऊपर इस कंडीशन को लेके देख लीजिए कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, बैंक आपको लोन नहीं दे रहा है, तो आप घर की चीज़ों को अगर गिरवी रखेंगे तो ये आपके ऊपर कितना बुरा इम्पैक्ट डालेगा। तो ये एक नेगेटिव बात है और इसको अपन अवॉइड नहीं कर सकते। तो जितने पॉजिटिव पॉइंट आए उसके भी यहाँ पे तो ये नेगेटिव पॉइंट एक ही काफ़ी है इस कंपनी के लिए। टेक्निकल को अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक स्ट्रॉन्ग सा रेजिस्टेंस बनता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। इसको मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ यार, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि आपको क्या लाइन से लाइन मिली हुई होनी चाहिए। तो ये जो है आपको मिल भी गई होगी, लाइन से लाइन बनी मिलती हुई। तो ये देखिए ये स्ट्रॉन्ग सा ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बन रहा है। इसके बाद में नीचे की तरफ अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो वो कुछ इस प्राइस पॉइंट के आसपास बन रहा है। यानी कि इसको मैं अगर ड्रॉ करूं तो यहाँ पे देखिए ये इस प्राइस की पॉइंट की जो अभी चल रही है ये प्राइस पॉइंट उससे थोड़ा सा नीचे की तरफ स्ट्रॉन्ग सा एक सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब आपको स्टॉक के अंदर क्या करना है, तो शॉर्ट टर्म वालों के लिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे शॉर्ट टर्म वालों के लिए भी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है ऊपर की तरफ। तो नेक्स्ट जो टारगेट रहने वाला है, अगर अब ये स्टॉक ऊपर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट इसका 851 रुपये का रहने वाला है। और नीचे की तरफ आपको स्टॉप लॉस लेके चलना है 815 813 के, यानी 810 के आसपास। शॉर्ट टर्म के लिए 810 से 820 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और ऊपर की तरफ जो टारगेट रहने वाला है 890 से 900 के आसपास इसका नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है। तो इस प्राइस पॉइंट को आप लेके चलिए। और ऊपर की तरफ वाले अगर इस प्राइस पॉइंट को तोड़ देता है तो फिर जो नेक्स्ट टारगेट है इसका 975 या फिर 970 के आसपास इसका नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है रेजिस्टेंस का। तो शॉर्ट टर्म वालों को आई थिंक समझ में आ गया होगा कि अब आपको क्या करना है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप इस कंपनी का इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अपन को सिंपली 1 मंथ या 1 वीक का टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट को ओपन करना रहता है। यहाँ पे मैंने आपको बता भी दिया है और इसको मैंने ओपन भी कर दिया है 1 मंथ के ऊपर। 1 मंथ के ऊपर आपको एक स्ट्रॉन्ग सा जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो मैंने ड्रॉ कर लिया और वो बन रहा है 800 की प्राइस के आसपास। यानी कि 800 से 810 के बीच में आपको स्ट्रॉन्ग सा रेजिस्टेंस सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। वहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा के चलिए। और ऊपर की तरफ जो टारगेट रहेगा फर्स्ट वाला वो रहेगा 1074 का लॉन्ग टर्म वालों के लिए। और उसके बाद में जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा 1127 रुपये का। तो ये टारगेट आप लेके चलिए। अभी के टाइम में इस स्टॉक के अंदर क्या चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो मैंने आपको बता दिया कि डाउन ट्रेंड का बहुत जल्दी एंड होने वाला है। यहाँ पे इसको मैं डाउन ट्रेंड को थोड़ा सा ड्रॉ भी कर देता हूँ। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा
कि इस जगह पे डाउन, ये ग्रीन कलर की जो लाइन बनी हुई है वो डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर रही है। तो अब आप देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये पैटर्न अगर ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पे देखिए इसने इस जगह पे रेजिस्टेंस लिया था, उसके बाद में नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। मैंने वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन कर रखा है, तो ये अब आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से बता रहा हूँ। इस जगह फिर से इसने सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया, इसके बाद में प्राइस नीचे आई, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, यहाँ रेजिस्टेंस बनाया, अब नीचे आके यहाँ पे सपोर्ट बना दिया। तो अब जो इसका नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है कुछ इस जगह पे, यानी कि 900 की प्राइस के आसपास ये स्टॉक जा सकता है। उसके बाद में फिर से डाउनफॉल आएगा। अगर यहाँ से ब्रेक कर देता है ये स्टॉक तो फिर इसका टारगेट 1000, उसके बाद वाला टारगेट 1100 और उसके बाद वाला टारगेट और ऊपर रहेगा। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप स्टॉक के अंदर अगर अभी एंट्री करते हैं तो आप नेक्स्ट टारगेट 900 के आसपास लेके चलिए, 890 900 के आसपास। और नीचे की तरफ अगर ये आ जाता है तो ये स्टॉक अपना रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आया 800 के ऊपर। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर नीचे की तरफ इस बार आया तो ये तोड़ के नीचे निकलेगा। रीज़न ये है कि यहाँ पे देखिए 1 2 3 और 4, यानी कि 4 बार इसने यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 बार टकरा चुका है। और अगर 5वीं बार ये टकरा है तो 100% ये स्टॉक जो है नीचे आएगा और उसके बाद में स्टॉक को संभाल पाना मुश्किल होगा। तो 800 से 810 की प्राइस के ऊपर स्ट्रॉन्ग सा स्टॉप लॉस लगा के चलिए आप। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये स्टॉक मैं रिकमेंडेड तभी करूँगा जब 800 से ऊपर चला जाएगा, या फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है इससे अगर ऊपर निकल जाता है 900 से ऊपर तो आप बाय कीजिए। शॉर्ट टर्म वालों के लिए 900 का टारगेट है और 800 का स्टॉप लॉस लगाना है। आई होप आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। अब मनी कंट्रोल के द्वारा जो रेजिस्टेंस सपोर्ट बता रखे उनको भी अपन एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मूविंग एवरेज, टेक्निकल इंडिकेटर और मूविंग एवरेज, क्रॉसओवर सारे न्यूट्रल साइन और बेरिश साइन देते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ बुलिश भी दे रहे हैं। यहाँ पे RSI नेगेटिव है, MACD पॉजिटिव है और दूसरे सारे नेगेटिव है। और जो ADX है वो वीक ट्रेंड के बारे में बता रहा है और ट्रेंड अभी नेगेटिव चल रहा है, मैंने आपको बता भी दिया है। वो जहाँ पे तोड़ेगा वो भी मैंने आपको बता दिया है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। लॉन्ग टर्म के लिए बेरिश साइन बन रहा है और मीडियम टर्म के लिए भी बेरिश। इसका मतलब मुझे नहीं लगता ये तोड़ेगा और नीचे आने की पूरी कोशिश करेगा। तो 800 के ऊपर आपको अपना स्टॉप लॉस लगा ही लेना है अभी। इसके बाद में जो टेक्निकल इंडिकेटर की हिस्टोरिकल रेटिंग को बताने वाला जो ग्राफ है ये हमें नेगेटिव साइन दे रहा है। यहाँ पे एरो नीचे की तरफ बना है, मतलब नेगेटिव साइन है। अब अपन इसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस मनी कंट्रोल के द्वारा जो बताया गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। फर्स्ट वाला रेजिस्टेंस 860 के ऊपर है, यानी कि 860 की प्राइस के ऊपर आपको फर्स्ट वाला टारगेट देखने को मिलेगा। लेकिन साथ में 851 का आपको स्टॉप लॉस भी लगाना है। तो 851 का स्टॉप लॉस लगाने के साथ में 860 का आप टारगेट रख सकते हैं। सेकंड वाला टारगेट 865 रुपये का है और ये वाला टारगेट आपको 847 की प्राइस के स्टॉप लॉस के साथ में रखना है। यानी कि 865 के प्राइस के लिए अगर आप बाय कर रहे हैं स्टॉक को अभी करंट टाइम में तो आपको 847 का स्टॉप लॉस लगाना है। थर्ड वाला जो स्टॉप लॉस लगाना है 842 रुपये के ऊपर और उसके बाद में जो इसका टारगेट होगा 869-70 रुपये के आसपास होगा। तो जो स्टॉप लॉस है वो कम होता जा रहा है, इसका मतलब नेगेटिव ट्रेंड आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला इसके लिए लगाना है, इस वाले रेजिस्टेंस के लिए। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको इस स्टॉक के बारे में जो डाउट थे सारे क्लियर हो गए होंगे। आई होप आपको और भी कुछ डाउट नहीं रहा होगा। अगर डाउट रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसको बताऊंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को यहाँ तक पूरा देखने के लिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।